हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एन के बेसिक स्टडी पे। तो दोस्तों, फिर से जुड़ चुका है एक नए वीडियो के साथ। चलते हैं वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर रखें, ताकि हम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पहले बैनर या थंबनेल देख कर पता चल गया होगा कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने और रासायनिक समीकरणों को बताने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होगा कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिकारकों के आपस में संयोग से जो एक नया पदार्थ बनता है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो सिंपली चलते हैं, हम लिख लेते हैं और इसे लिख के आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो लिख लीजिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के आपस में संयोग से जो नया पदार्थ बनता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप लोगों को किसी भी रासायनिक समीकरण को हल करने से पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के आपस में संयोग से जो नया पदार्थ बनता है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो सिंपली एक एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है, तो जो इस रासायनिक अभिकरण में अभिकारक हैं, वो अभिकारक के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में परस्पर मिलने से जो नया पदार्थ बनता है, वो नया पदार्थ जो है वो ये H2O है, जल है। तो सबसे पहले तो ये जान ले कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो चलिए बता देते हैं आप लोगों को। तो जो अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों या तत्वों को अभिकारक कहते हैं, और जो अभिकारकों के परस्पर मिलने से जो नया पदार्थ बनता है, तो उसे उत्पाद कहते हैं। तो इसमें देखिए, सिंपल जो एग्जाम्पल है उसमें देख लीजिएगा। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, वो अभिकारक के रूप में है यहाँ पे, और इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो ये नया पदार्थ बना है, वो जो है उत्पाद है। तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि किसी भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें, और इस संतुलित करने का जो ये तरीका होगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये जो ये तरीका है वो कभी भी आप नहीं भूलेंगे इस तरीके को, जो ये एक ऐसा तरीका है। तो चलते हैं एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझा दें कि इस तरीका जो क्या है। तो ये तरीका जो है वो ABCD मानकर है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो रासायनिक समीकरण का संतुलित करना, तो देख रहे सिंपल कि ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि
जो ये रासायनिक समीकरण है, उस समीकरण में जो ये कैल्शियम साइनाइड है और जल है, कैल्शियम साइनाइड और जल के मिलने से जो ये उत्पाद बना है वो है कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया। तो इसमें देख लें कि सबसे पहले कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो चूंकि देख ले इसमें कैल्शियम जो है इधर एक है, इधर कैल्शियम एक है, और इसमें कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, और जो ये नाइट्रोजन है वो इधर दो है और इधर नाइट्रोजन एक है। तो ये रासायनिक समीकरण है जो संतुलित नहीं है। तो चलते हैं इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं। सिंपली पहले तो इस रासायनिक समीकरण को, ये जो अभिकारक है, इन अभिकारकों को ए और बी और सी तथा डी के रूप में मान लेते हैं। ऐसा ही कोई भी एग्जाम्पल आप लोग लीजिएगा तो ऐसा ही ए बी सी डी के रूप में मान लीजिएगा। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले कि जो ए बी सी डी माने हैं, इसमें कैल्शियम जो है, जो कैल्शियम है वो अभिकारक रूप में कितना है। तो इधर कैल्शियम है जो अभिकारक रूप में इधर ए है, और उत्पाद में अब देखते हैं कि उत्पाद में जो कैल्शियम है वो क्या है। तो इधर उत्पाद में भी जो कैल्शियम है वो सी है, तो ए इक्वल टू सी हो गया। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और जो ये कार्बन है उस कार्बन को आप देख लेते हैं। तो जो कार्बन है वो कार्बन इधर ए है, और इधर जो कार्बन है वो सी है। और देखेंगे तो ये ऐसे ये समीकरण नंबर 2 हुआ, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। और अब नाइट्रोजन को देख लेते हैं कि इस अभिकारक रूप में जो नाइट्रोजन है वो क्या है और उत्पाद के रूप में क्या है। तो जो नाइट्रोजन है इधर अभिकारक के रूप में वो 2A है, और इधर उत्पाद के रूप में जो नाइट्रोजन है वो D है। तो इक्वल टू D कर लेते हैं। और सबसे पहले तो एरो का जो ये तीर है ना उसे जान लेते हैं। जो एरो का तीर है वो इक्वल टू को दर्शाता है या बराबर को दर्शाता है। तो जो A है वो हम C के बराबर किए हैं, इधर कार्बन A है, इधर कार्बन C है, तो ये इक्वल टू हो गया, या इसे बराबर कहते हैं। तो सबसे पहले तो जान लें कि जो नाइट्रोजन है वो इधर 2 है, तो जो दो बार है, तो इधर हम 2A कर लेते हैं। तो 2A इक्वल टू D हो गया। और उसके बाद चलते हैं हम अब हाइड्रोजन को देखते हैं कि अभिकारक रूप में हाइड्रोजन कितना है। तो हाइड्रोजन के रूप में जो हाइड्रोजन है वो 2B है, इक्वल टू इधर उत्पाद में देखते हैं। उत्पाद में जो हाइड्रोजन है वो 3D है। तो इस तरह ये जो हो गया समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 3, ठीक। तो उसके बाद चलते हैं ये ऑक्सीजन को देख लेते हैं। तो इधर ऑक्सीजन जो है अभिकारक के रूप में वो है जो B है, इधर उत्पाद के रूप में जो है वो उत्पाद के रूप में 3C है, और ये समीकरण नंबर 5 हो गया। तो इसमें सिंपली मान लेते हैं हम लोग कि जो ये ए है, मान लेते हैं माना कि ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1। तो जब ए इक्वल टू 1 मान लिए तो सिंपली यहाँ सी इक्वल टू 1 भी 1 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को एक ए का मान पता चल गया और सी का मान पता चल गया। अब हम लोग इसी ए और सी के माध्यम से बी और डी का मान निकालेंगे। तो जो ये ए और सी का मान जो दिया है, तो ए का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, जो समीकरण नंबर 3 है वो 2A इक्वल टू D है। तो जो A का मान है वो A है, 2 × 1 इक्वल टू D। तो यहाँ जो D का मान आया है वो 2 आ गया। तो इस तरह हम लोग D का मान निकालिए। और इसी की सहायता से हम B का भी मान निकालेंगे। तो देखेंगे इसमें, तो D
का मान d का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर d का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, तो इस समीकरण नंबर 4 जो है 2b = 3d है। तो अब सिंपली देखेंगे, चलते हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे 2b = 3d। तो d का मान सिंपली निकल कर यहाँ पर आया है, वो जो 2b = d का मान 2 आया है, तो 3 × 2 2b = 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, तो b = 6/2। तो b = यहाँ पर हम लोग कटाएंगे, 2 × 2 और 2 × 3 = 6। तो सिंपली यहाँ पर b का मान भी निकल के चला आया 3। तो अब हम लोग को ये देखना जरूरी होता है कि जो a, b, c और d का जो मान निकाले हैं, इस समीकरण जो ये रासायनिक समीकरण दिया होता है, इस रासायनिक समीकरण में हम लोग कैसे रखते हैं, और इसी की सहायता से ही हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इसमें देख लें कि जो ये a का मान है वो 1 है, तो सिंपली हम 1 से यहाँ गुणा कर देते हैं, और जो b का मान निकल के आया वो 3 निकल के आया, यहाँ पर हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं, और c का जो मान है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 से गुणा कर देते हैं, और जो d का मान निकल के आया है वो 2 है, तो इसे सिंपली यहाँ हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं। तो अब देखिएगा कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो इसमें जो कैल्शियम है अभिकारक के रूप में, वो कैल्शियम 1 है, और इधर उत्पाद के रूप में जो है कैल्शियम है वो भी 1 है। तो दोनों ही पक्षों में जो कैल्शियम है वो बराबर है। जो कार्बन है वो 1 है, इधर कार्बन जो है इधर भी 1 है उत्पाद के रूप में, और जो नाइट्रोजन है वो अभिकारक के रूप में 2 है, और अभिकारक के रूप में 2 है, और उत्पाद के रूप में नाइट्रोजन भी 2 है। ठीक, ये 2 से गुणा किए हैं, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो 2 हो गया। और अब देखते हैं हाइड्रोजन का, इधर हाइड्रोजन 6 हो गया, और इधर देखते हैं इधर भी है उत्पाद के रूप में भी हाइड्रोजन 6 हो गया। और ऑक्सीजन को अब देख लेते हैं, तो इधर अभिकारक के रूप में जो ऑक्सीजन है वो 3 हो गया, और जो उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन है वो अभी 3 है। तो इस प्रकार ये समीकरण जो है वो संतुलित है। जो